नमस्कार, मैं हूं गौरव गुप्ता और मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने की टेक्निक क्या होती है, ट्रिक क्या होती है और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उनको हम कहेंगे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो स्टार्टिंग में पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे कैसे हम लोग आइसोमर्स बनाएंगे। तो आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 6 टाइप्स आ जाएगा। एक आ गया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होगी, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिग्रेशनल, जिसमें कॉन्फिग्रेशनल को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आना चाहिए। तो व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे तो उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। तो नाम ही बता रहा है स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए। तो जैसे अगला आ जाएगा, एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। तो नाम से पता चल रहा है चेन आइसोमेरिज्म, तो पेरेंट चेन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। मतलब ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो बट या तो पेरेंट चेन या फिर साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस होगा तो उनको हम कहेंगे चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे ये एग्जांपल, इसमें 1 2 3 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और इसी का दूसरा आइसोमर जो हमने लिखा है इसमें पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन की लेंथ है, वहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट चेन की लेंथ है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये चेन आइसोमर्स होंगे। और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक एल्कोहल लिया हुआ है, इस एल्कोहल की अगर नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन की लेंथ में चूंकि डिफरेंस है इसलिए हम इनको चेन आइसोमर्स कहेंगे। अगले एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन की पेरेंट चेन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन। इससे अगला एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ये तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट पेरेंट चेन की लेंथ या साइड चेन की लेंथ डिफरेंट हो, उनको हम चेन आइसोमर्स कहेंगे। अगला आइसोमेरिज्म देखते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें भी देखो नाम से ही मालूम चल रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कंपलसरी है, सेम होना ही चाहिए, बट पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। अब पोजीशन डिफरेंट किसकी हो सकती है, पोजीशन डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स की हो सकती है, पोजीशन डिफरेंट किसी फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है, या पोजीशन डिफरेंट किसी सब्स्टिट्यूएंट या किसी भी प्रीफिक्स की हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है तो ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे। यहाँ पे देखो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पे 1 पे एल्कोहल है, वहाँ पे 2 पोजीशन पे एल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो ये आपके पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, यहाँ पे 1 क्लोरो है ब्यूटेन और यहाँ पे है 2 क्लोरो ब्यूटेन, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, पोजीशन आइसोमर्स का, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो क्लोरो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। थर्ड नंबर पे आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि मालूम है आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आना चाहिए। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, उनको हम फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ऐसे ही एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, कीटोन। ऐसे ही साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा,
आइसोसाइनाइड, वैसे ही नाइट्रो का नाइट्राइट होगा फंक्शनल आइसोमर, वैसे ही एमाइड का और ऑक्साइम आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, एल्कोहल एंड फिनॉल आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। फिनॉल मतलब बेंजीन से डायरेक्टली OH कनेक्टेड हो, और एल्कोहल मतलब बेंजीन से डायरेक्टली OH कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो अभी तक एकदम आसान चल रहा है, और डेफिनेशन की नाम में ही आपको ऑलरेडी मालूम चल जा रहा है कि उनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए। अगला नंबर आता है मेटामेरिज्म। मेटामर्स क्या होते हैं? ऐसे दो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, इवन फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, बट एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए किसी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ईथर हो गया, ईथर की देखो वैलेंसी 2 होती है, ईथर है तो थायो ईथर भी हो गया। ऐसे कीटोन्स, इवन थायो कीटोन्स भी आ सकते हैं इसमें, और आपका जो एस्टर होता है उसकी भी वैलेंसी 2 होती है। सेकेंडरी एमाइड की भी वैलेंसी 2 होती है, सेकेंडरी एमाइन की भी वैलेंसी 2 होती है। इवन जो टर्सरी एमाइंस होते हैं उनकी भी वैलेंसी 3 होती है, तो ये भी पॉलीवेलेंट में आ जाएंगे, 3 वैलेंसी वाले। एनहाइड्राइड में भी 2 वैलेंसी है, और जो टर्सरी एमाइड्स होते हैं उनमें भी वैलेंसी 3 होती है, मतलब वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग मेटामर्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो अगली स्लाइड स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे मान लो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और इसके आइदर साइड जो एल्काइल ग्रुप्स है, यहाँ पे देखो मिथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, और अगले एग्जाम्पल में देखो इथाइल और इथाइल है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से इनको हम क्या कहेंगे? मेटामर्स कहेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में मेटामर्स हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप आपका सेकेंडरी एमाइन है, और सेकेंडरी एमाइन के आइदर साइड यहाँ पे दोनों इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल है। तो चूंकि अल्काइल्स डिफरेंट हैं तो इनको भी हम क्या कहेंगे? मेटामर्स कहेंगे। तो इस तरीके से मेटामर्स में क्या होना चाहिए? किसी भी साइड या दोनों भी साइड हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिक कि कैसे जहाँ पे सभी स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करें। तो अब हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें बिना स्ट्रक्चर्स बनाए आप डायरेक्ट ही मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के भी आइसोमर्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्काइल ग्रुप से। तो एल्काइल, जैसे मान लो अगर आपके पास प्रोपाइल है C3H7, तो प्रोपाइल को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? प्रोपाइल को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक हो सकता है नॉर्मल प्रोपाइल, और एक हो सकता है आइसोप्रोपाइल। जैसे प्रोपाइल को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, वैसे ही हम ब्यूटाइल को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। तो जैसे प्रोपाइल 2 हो सकते हैं, ब्यूटाइल 4 होते हैं, वैसे ही हमें याद रखना है कि पेंटाइल 8 होते हैं, और हेक्साइल 17 होते हैं, और हेप्टाइल होते हैं 39। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, तो आगे की चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं। प्रोपाइल कितने होते हैं? 2, ब्यूटाइल होते हैं 4, पेंटाइल 8, हेक्साइल 17, और हेप्टाइल जो होते हैं वो 39 डिफरेंट तरीके से आप अरेंज कर सकते हो हेप्टाइल को। अगर ये याद कर लिया तो देखो क्या आसानी होगी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें एल्काइल हैलाइड के आइसोमर्स लिखने हैं। एल्काइल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1x। मान लो ये फॉर्मूला दिया है C3H7Cl, अगला फॉर्मूला है C4H9Cl, अगला फॉर्मूला है C5H11Cl, अगला है C6H13Cl, और C7H15Cl में कहा गया है कि हमें नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स बताओ। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, क्योंकि अभी हम स्टीरियो की डिस्कस नहीं करेंगे, स्टीरियो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चरल्स की बात करें तो एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हैलोजन को तो फिक्स करना पड़ेगा। आपने हैलोजन को कर दिया फिक्स। मान लो पहला एग्जाम्पल लेना है, आपने एल्काइल हैलाइड बनाने थे तो हैलोजन को कर दिया फिक्स।
क्लोरीन को फिक्स कर दिया। ये प्रोपाइल को आप चूंकि दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसलिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दो एल्काइल हैलाइड बनेंगे। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें C4H9Cl, इसमें नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड अगर पहचाने कितने बनेंगे? 4। क्यों? क्योंकि ब्यूटाइल को हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगले वाले के एल्काइल हैलाइड कितने बनेंगे? 8। क्यों? क्योंकि पेंटाइल को हम 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और चूंकि हेक्साइल को हम 17 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे स्ट्रक्चरल, वो 17 होंगे। और अगला फॉर्मूला जो दिया हुआ है, क्योंकि 7 कार्बन को हम अरेंज कर सकते हैं 39 तरीके से, तो डायरेक्ट ही हम देख के बता सकते हैं कि पहले वाले में 2 एल्काइल हैलाइड, अगले में 4 एल्काइल हैलाइड, उससे अगले में 8 एल्काइल हैलाइड, फिर 17 एल्काइल हैलाइड और 39 एल्काइल हैलाइड होंगे, क्योंकि हमें याद है कि एल्काइल ग्रुप को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आ जाता है एल्कोहल एंड ईथर। क्योंकि एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, जो कि होता है CnH2n+2O। मान लो आपको ये फॉर्मूला दिया जाए CnH2n+2O और आपसे कहा जाए बताओ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने नंबर ऑफ एल्कोहल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ईथर्स होंगे, जो कि हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं अभी। तो मान लो ये आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो हम कहेंगे एल्कोहल्स तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, हमने बताने हैं एल्कोहल, तो OH को बाहर निकाल लो। क्या बाहर निकाल लो? OH को बाहर निकाल लो। बचा क्या है? बचा है C2H5। तो आपको मालूम है कि जो इथाइल होता है वो एक ही होता है, इथाइल को आप अरेंज नहीं कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एल्कोहल बनाने हैं तो OH बाहर लिया, बचा कितना? C3H7। और आपको पता है चूंकि प्रोपाइल को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए एल्कोहल्स भी इसमें 2 बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 4 कार्बन में एल्कोहल बनाने हैं, तो 4 कार्बन को चूंकि हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए 4 एल्कोहल बन जाएंगे अगले वाले फॉर्मूले में। और 5 कार्बन में एल्कोहल बनेंगे 8, और 6 कार्बन के एल्कोहल बनेंगे 17, और 7 कार्बन के जो एल्कोहल्स बनेंगे वो 39 बनेंगे। और ईथर्स कैसे बनेंगे? पहले वाले में ईथर 1, 3, 6, 15 एंड 39। इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेके। तो हम लोग अगला एग्जाम्पल जो लेने जा रहे हैं C7H16O, क्योंकि अगर आपको इस कंपाउंड के इस फॉर्मूले के आइसोमर्स बनाने आ गए तो बाकी आइसोमर्स तो हम बना ही लेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं C5H16O। मान लो ये फॉर्मूला दिया आपको C7H16O और आपसे कहा गया इसके एल्कोहल्स बनाओ। तो एल्कोहल्स बनाने हैं तो एल्कोहल होना चाहिए, मतलब OH को आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि OH होना तो कंपलसरी है, क्योंकि OH होगा तभी एल्कोहल होगा। OH को हमने फिक्स कर दिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम अरेंज कर सकते हैं, और चूंकि हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 39 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डायरेक्ट बता देंगे 39 एल्कोहल मिलेंगे, क्योंकि हेप्टाइल 39 होते हैं। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। प्रोपाइल 2 होते हैं, ब्यूटाइल 4 होते हैं, पेंटाइल 8 होते हैं, हेक्साइल 17, और हेप्टाइल जो हैं वो 39 डिफरेंट तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। चलो एल्कोहल तो डायरेक्ट बन गए। अगर आपसे कहा जाए ईथर बनाओ, तो ईथर बनाने हैं तो क्या करेंगे? ईथर के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए और दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन तो होना ही पड़ेगा। तो चूंकि टोटल कार्बन कितने हैं? 7, तो यहाँ पे एक कार्बन हो सकता है, लेफ्ट में 6 कार्बन हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि राइट में 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो और लेफ्ट में 5 कार्बन का एल्काइल हो। तीसरी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि राइट में 3 कार्बन का एल्काइल हो, लेफ्ट में 4 कार्बन का एल्काइल हो। अब राइट में 3 कार्बन का एल्काइल, लेफ्ट में 4 कार्बन का एल्काइल रखो, या लेफ्ट में 3 कार्बन और राइट में 4 कार्बन रखो, तो सेम ही बात हो जाएगी, इसलिए वो रिपीट कर जाएगा। वैसे ही 5 कार्बन 2 कार्बन, या 2 कार्बन लेफ्ट में 5 कार्बन राइट में, वो भी रिपीट करेंगे। लेफ्ट में 6 कार्बन का एल्काइल, राइट में 1 कार्बन का, या लेफ्ट में 1 कार्बन राइट में 6 कार्बन, रिपीट कर जाएगा। तो हमें रिपीट नहीं करने हैं, तो यही 3 केस मिलेंगे। 1 कार्बन 6 कार्बन का एल्काइल, 2 कार्बन 5 कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन। अब हमें अरेंजमेंट करना है। चूंकि 6 कार्बन को हम 17 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 17 आइसोमर्स तो पहले वाले स्केलेटन में ही बन जाएंगे। चूंकि 5 कार्बन को हम 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 8 ईथर तो सेकंड वाले में बन जाएंगे।
अब अगले में देखो, इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं 2 तरीके से और इसको भी अरेंज कर सकते हैं 4 तरीके से। प्रोपाइल को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं? वो नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। और ब्यूटाइल को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। तो एक काम करते हैं, इस प्रोपाइल को हम पहले फिक्स कर देते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। एक बार नॉर्मल प्रोपाइल रख के 4 तरीके से ब्यूटाइल को अरेंज कर दो और एक बार आइसो प्रोपाइल फिक्स करके फिर से 4 तरीके से अरेंज कर दो, तो टोटल आइसोमर्स जो बन जाएंगे वो 8 ईथर इस फॉर्मूले बन जाएंगे। तो टोटल ईथर अगर हम काउंट करें तो स्ट्रक्चरल ईथर बनेंगे 33 और एल्कोहल बनेंगे 39। अब ये जो 39 एल्कोहल हैं, इनमें कुछ प्राइमरी भी हो सकते हैं, कुछ सेकेंडरी भी हो सकते हैं और कुछ टर्सरी भी हो सकते हैं। ये तो टोटल एल्कोहल है। C7H15OH के टोटल एल्कोहल 39 है। इसमें कुछ प्राइमरी भी होंगे, सेकेंडरी भी होंगे, टर्सरी भी होंगे। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी बता सकते हैं कितने कितने आइसोमर्स होंगे। जैसे अगर हमें उसी फॉर्मूले में प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो एक काम करो, फिक्स कर दो किसको, CH2OH को फिक्स कर दो, क्योंकि जिन कंपाउंड में CH2OH होगा वो सभी के सभी प्राइमरी एल्कोहल होंगे। तो हमने CH2OH को फिक्स किया, बचे 6 कार्बन और 6 कार्बन को हमने अरेंज कर दिया, क्योंकि 6 कार्बन को हेक्साइल को हम 17 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 17 एल्कोहल, जो टोटल एल्कोहल 39 थे उसमें से 17 एल्कोहल वो होंगे जो प्राइमरी होंगे। अब आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी एल्कोहल क्या होंगे या कितने होंगे, तो हम कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल होने के लिए OH जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी होना चाहिए और सेकेंडरी होने के लिए 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं? टोटल 7 कार्बन थे, 1 कार्बन तो यूज हो गया एल्कोहल में, तो 6 कार्बन बचे हैं, तो 1 कार्बन 5 कार्बन का केस ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन ले सकते हैं, ये भी सेकेंडरी होंगे, ये भी सेकेंडरी होंगे। एक केस और ले सकते हैं जिसमें यहाँ 3 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन हो, ये भी सारे के सारे अल्कोहल कैसे होंगे? सेकेंडरी। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। 5 कार्बन को चूंकि 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 8 एल्कोहल तो यहाँ बनेंगे जो कि सेकेंडरी होंगे। 4 कार्बन को चूंकि हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं और 4 एल्कोहल तो इस स्केलेटन में होंगे जो कि सेकेंडरी होंगे। अब प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। इसको भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। इसको भी लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। इसको कितने तरीके से टोटल अरेंज करेंगे? 3। कैसे? एक बार इसको नॉर्मल प्रोपाइल, इसको भी नॉर्मल प्रोपाइल रखो। एक बार इस 3 कार्बन के प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल और राइट वाले को भी आइसोप्रोपाइल रखो। अब लेफ्ट वाले को नॉर्मल प्रोपाइल और राइट वाले को आइसोप्रोपाइल रखो। लेकिन अब अगर हम लेफ्ट वाले प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल कर दें और राइट वाले को नॉर्मल प्रोपाइल कर दें तो वो रिपीट कर जाएगा और हमें रिपीट नहीं करना है। इसलिए जो हमें लग रहा था कि 4 अरेंजमेंट होने चाहिए थे, लेकिन वो होंगे 3 ही अरेंजमेंट। तो 3 ही तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे जो कि सेकेंडरी एल्कोहल में आएंगे। तो देखा जाए 7 कार्बन का जो एल्कोहल था, जिसके 39 टोटल एल्कोहल थे, जिसमें से प्राइमरी हो गए 17, सेकेंडरी एल्कोहल हो गए 15। अब अगर आपको कह रहा है कि टर्सरी एल्कोहल बताओ, तो एक काम करते हैं, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा होना चाहिए? टर्सरी होना चाहिए। मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। वो 3 कार्बन कोई भी हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 7 कार्बन थे, 1 कार्बन यूज हो चुका है, 6 कार्बन को हम अरेंज कर लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी है 1, 1, 4 कार्बन को अरेंज कर दो। दूसरा है 1, 2, 3 कार्बन को अरेंज कर दो। तीसरा केस बनेगा 2, 2, 2 कार्बन को अरेंज कर दो। अब इनको जो 4 कार्बन है इसको हम फर्दर अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से? 4 तरीके से। तो 4 टर्सरी एल्कोहल तो वो होंगे जो इस टाइप के होंगे। इसमें भी आ रहा 3 कार्बन, इसको भी अरेंज कर दो 2 तरीके से। तो 2 एल्कोहल तो यहाँ बनेंगे जो कि टर्सरी होंगे और यहाँ पे तो एक ही अरेंजमेंट होगा जो कि टर्सरी एल्कोहल होगा। तो इस तरीके से टोटल 7 टर्सरी एल्कोहल, 15 सेकेंडरी एल्कोहल और 17 प्राइमरी एल्कोहल और टोटल एल्कोहल हो जाएंगे 39। आगे बढ़ाते हैं इस ट्रिक को, जो कि एमाइंस में अप्लाई करता है। जैसे हमने अल्कोहल में यूज़ किया है इस ट्रिक को, वैसे ही हम एमाइंस में भी यूज़ करेंगे। तो एमाइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+3n होता है। इसमें प्राइमरी एमाइन भी होंगे, सेकेंडरी एमाइन भी होंगे और टर्सरी एमाइन भी होंगे। तो मान लो आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C5H15n। इसमें हमें बताना है कितने प्राइमरी एमाइंस, कितने सेकेंडरी एमाइंस, कितने टर्सरी एमाइंस। तो टोटल 6 कार्बन है,
प्राइमरी अमाइन होना है तो NH2 को फिक्स होना पड़ेगा, NH2 होना जरूरी है तभी प्राइमरी अमाइन होगा। तो हमने क्या किया, NH2 को फिक्स कर दिया, बाकी 6 कार्बन को अरेंज कर दिया। क्योंकि 6 कार्बन के हेक्साइल को हम 17 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 17 बनेंगे प्राइमरी अमाइन। वैसे यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बनाने हैं तो क्या करेंगे, जैसे हमने ईथर बनाए थे, 1 कार्बन NH होना जरूरी है, 1 कार्बन 5 कार्बन, 2 4 कार्बन और 3 कार्बन। 5 को अरेंज किया 8 तरीके से, 4 को अरेंज किया 4 तरीके से, और 3 को 3 तरीके से। कौन कौन से, नॉर्मल नॉर्मल, आइसो आइसो, नॉर्मल आइसो। अब नॉर्मल आइसो और आइसो नॉर्मल वाला केस क्या हो जाएगा, रिपीट। तो इसलिए 3 अरेंजमेंट होंगे, तो टोटल सेकेंडरी अमाइन बनेंगे 15। टर्सरी अमाइन बनाना है तो नाइट्रोजन के तीनों साइड कार्बन होने चाहिए, कम से कम 1 कार्बन तो होना ही चाहिए। यहाँ पे 4 कार्बन, अब 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ कार्बन, और 2 और 2 और 2 कार्बन। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, 4 को 4 तरीके से, 3 को 2 तरीके से, और ये 1 तरीके से। टोटल एमाइंस बनेंगे टर्सरी एमाइन 7। अब मान लो आपको फॉर्मूला दिया है CnH2n-2 और आपसे कहा गया कि बताओ इस फॉर्मूले में कितनी टर्मिनल एल्काइंस होंगी, कितनी इंटरनल एल्काइंस होंगी। तो टर्मिनल एंड इंटरनल एल्काइंस को भी हम पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला दिया है C7H12, हमसे कहा गया टर्मिनल एल्काइन बताओ, तो टर्मिनल एल्काइन होने के लिए इसको फिक्स कर दो, C�BC होना जरूरी है टर्मिनल एल्काइन के लिए। बाकी जितने कार्बन बचे हैं उसको अरेंज कर दो, क्योंकि 5 कार्बन को हम 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 बनेंगी टर्मिनल एल्काइंस। इंटरनल बनानी है तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ईथर बनाए थे, C�BC होना जरूरी है और दोनों साइड कार्बन होने जरूरी हैं। टोटल 7 कार्बन थे, 2 कार्बन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, 5 कार्बन को अरेंज करना है, 1 कार्बन 4 कार्बन, और यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 ही अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब 4 कार्बन को हमने फिर से फर्दर अरेंज कर दिया, कितने तरीके से, 4 तरीके से, और 3 कार्बन को 2 तरीके से। तो टोटल 6 हमारी एल्काइंस बनेंगी जो कि इंटरनल होंगी, और 8 होंगी टर्मिनल, 6 इंटरनल। टोटल स्ट्रक्चरल एल्काइन हो जाएंगी 40। सेम ट्रिक को हम एल्डिहाइड कीटोन में भी यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको फिनिश करते हैं। C6H12 वो मान लो आपको फॉर्मूला दिया है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में कैसे आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल, इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, CnH2nO। मान लो C6H12 वो दिया है, आपसे कहा गया एल्डिहाइड बनाओ, तो एक काम करो CHO को फिक्स कर दो, बाकी अरेंज कर दो। 5 कार्बन को कितने तरीके से, 8 तरीके से। तो 8 एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं, C�BO होना चाहिए, दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, 1 कार्बन 4 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, 4 को अरेंज किया 4 तरीके से, 3 को अरेंज किया 2 तरीके से, टोटल 6 कीटोन्स। सेम ट्रिक जैसे हमने अल्कोहल ईथर में यूज किया था, वही सेम ट्रिक यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में भी हम यूज करेंगे। सेम तरीका एसिड और एस्टर का भी है। एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O2। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, C5H10O2। एसिड बनाने हैं तो जैसे एल्डिहाइड बनाने थे, CHO बाहर निकाला, अरेंज किया, यहाँ पे COOH बाहर निकाला, अरेंज किया, 4 कार्बन को 4 तरीके से, 4 बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एस्टर बनाने हैं, एस्टर बनाना है तो ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और राइट साइड में कम से कम 1 कार्बन होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 कार्बन फिक्स कर दिया, यहाँ पे 3 कार्बन, दूसरा केस यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तीसरा केस यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, चौथा केस यहाँ 4 कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान रखना ये अनसिमेट्रिकल है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ 1 कार्बन राइट में और 3 कार्बन लेफ्ट में, और लेफ्ट में 1 कार्बन और राइट में 3 कार्बन। ये रिपीट नहीं करेंगे, ये रिपीट करेंगे ईथर में, कीटोन्स में, लेकिन ये एस्टर में चूंकि रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इनको हम अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। अब हम ग्रुप्स को अरेंज कर लेते हैं। प्रोपाइल कितने तरीके से, 2 तरीके से। यहाँ पे तो इथाइल इथाइल है, एक ही तरीका होगा। यहाँ पे प्रोपाइल 2 तरीके से, यहाँ ब्यूटाइल 4 तरीके से। तो टोटल आपके जो एस्टर्स बनेंगे वो 9 और कार्बोक्सिलिक एसिड 4। इससे अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो एसिड तो डायरेक्ट बता सकते हो आप, COOH बाहर निकाला, 5 कार्बन को अरेंज किया, कितने तरीके से, 8 तरीके से। एस्टर बनाने हैं तो C�BO लिया, 1 कार्बन 4 कार्बन, 2 3 3 2 4 1 5 हाइड्रोजन, अरेंज कर दिया, 4 को 4 तरीके से, 3 को 2 तरीके से, 3 को 2 तरीके से, 4 को 4 तरीके से, 5 को 8 तरीके से, टोटल 20 एस्टर्स बनेंगे। तो जैसे हमने
एस्टर्स बनाए हैं, वैसे ही सेम तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइड्स बनाएंगे जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1NO है। सेम ही तरीका है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे वैसे प्राइमरी एमाइड CONH2 फिक्स कर दिया, बाकी 5 कार्बन को अरेंज कर दिया 8 तरीके से। सॉरी, जैसे हमने एस्टर्स बनाए थे वैसे यहाँ पे सेकेंडरी एमाइड बनेंगे, वहाँ पे एस्टर्स 20 बने थे, यहाँ पे सेकेंडरी एमाइड भी 20 बन जाएंगे। टर्सरी एमाइड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेंगे। टर्सरी एमाइड में कम से कम एक एक कार्बन होना चाहिए, तो एक एक कार्बन, बाकी बचे कार्बन यहाँ पे 3, यहाँ 2, ये 1, यहाँ पे एक कार्बन कम कर दिया, यहाँ एक कार्बन और कम किया, एक 3 पॉसिबिलिटी है और एक और पॉसिबिलिटी है 2 कार्बन की। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हुए एक कार्बन 4 कार्बन और 2 कार्बन 3 कार्बन, इनको अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज किया? 3 को 2 तरीके से, यहाँ पे तो कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, 3 को फिर से 2 तरीके से, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे 4 को 4 तरीके से और 3 को 2 तरीके से। टोटल 12 एमाइड बनेंगे जो कि कैसे होंगे? टर्सरी। चलो ये तो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम लोग थोड़ा सा बेंजीनॉइड आइसोमर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेंजीनॉइड आइसोमर्स में क्या है? जैसे बेंजीन है, बेंजीन में मान लो एक क्लोरीन अरेंज करना है, तो सभी को मालूम है एक क्लोरीन को हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कहीं भी अरेंज कर दो। 2 क्लोरीन को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। वैसे ही हम 3 क्लोरीन को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 क्लोरीन को भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 और 6 क्लोरीन को अगर बेंजीन में अरेंज करना है एक ही पॉसिबिलिटी है। 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन लगाओ तब भी 3 तरीके, ऑर्थो, मेटा, पैरा। 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन लगाना है तो 6 तरीके से, 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन और 1 आयोडीन लगाना है तो 10 पॉसिबल तरीके। एक बार फिर से बताता हूँ, बेंजीन में 1 क्लोरीन अरेंज करना है एक तरीका, 2 क्लोरीन 3 तरीके से, 3 क्लोरीन भी 3 तरीके से, 4 क्लोरीन भी 3 तरीके से, 5 या 6 क्लोरीन एक तरीके से, 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 3 तरीके से, ऑर्थो, मेटा, पैरा। 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 6 तरीके से, 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 1 आयोडीन 10 तरीके से। अब 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन लगाओ या मिथाइल इथाइल लगाओ तब भी 3 तरीके। अब 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन लगाओ या 2 मिथाइल 1 इथाइल लगाओ तब भी 6 तरीके। अब 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 1 आयोडीन लगाओ या फिर 1 मिथाइल 1 इथाइल 1 क्लोरीन लगाओ तब भी 10 तरीके। मतलब किसी भी 3 डिफरेंट ग्रुप को 10 तरीके से, 2 सेम 1 डिफरेंट ग्रुप को 6 तरीके से, 2 डिफरेंट ग्रुप को 3 तरीके से, 6 सेम ग्रुप को 1 तरीके से, 5 सेम ग्रुप को 1 तरीके से, 4 सेम ग्रुप को 3 तरीके से, 3 सेम ग्रुप को 3 तरीके से, 2 सेम ग्रुप को 3 तरीके से और 1 किसी भी ग्रुप को एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो C9H12 आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, हमसे कहा गया इसके बेंजीनॉइड या एरोमेटिक आइसोमर्स बनाओ, तो हम क्या करेंगे? बेंजीनॉइड है तो इसको फिक्स कर दिया बेंजीन को, ये तो होना कंपलसरी है। बचा कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो एक काम करते हैं, पहले बेंजीन में हम एक प्रीफिक्स को अरेंज करते हैं, और बेंजीन में एक प्रीफिक्स का कौन सा प्रीफिक्स हो सकता है? प्रोपाइल। और हमें मालूम है प्रोपाइल 2 होते हैं, कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब एक बार बेंजीन में एक प्रीफिक्स नॉर्मल प्रोपाइल लगा दो और एक बार एक प्रीफिक्स आइसोप्रोपाइल लगा दो। 2 ऐसे एरोमेटिक आइसोमर्स बनेंगे बेंजीनॉइड आइसोमर्स जिसमें एक ही प्रीफिक्स होगा बेंजीन में, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब हम करते हैं, यहां पे हाइड्रोजन होगा। अब हम क्या करेंगे? 2 प्रीफिक्स लगाएंगे, मिथाइल और इथाइल। अब एक मिथाइल और एक इथाइल को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब एक और पॉसिबिलिटी है, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा। 3 मिथाइल अरेंज करने हैं तो 3 मिथाइल, जैसे 3 क्लोरीन को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम 3 मिथाइल को भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल 8 एरोमेटिक आइसोमर्स बनेंगे। जैसे इसको अरेंज किया था वैसे ही हम अगला एग्जाम्पल, एक ज़्यादा कार्बन है, बेंजीन में ब्यूटाइल लगाया 4 तरीके से, ऐसे मिथाइल प्रोपाइल को अरेंज किया। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है 2 प्रीफिक्स लगाने की, मिथाइल प्रोपाइल और इथाइल इथाइल। तीसरा केस है 2 मिथाइल 1 इथाइल। चौथा केस है 4 मिथाइल। इनको पॉसिबल तरीके से अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद हमें टोटल आइसोमर्स मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमें बनाना है C8H10O के एरोमेटिक आइसोमर। तो ये बने हैं, एक प्रीफिक्स पहले हमने अरेंज किया 2 तरीके से, 2 तरीके से अल्कोहल और 2 तरीके से ईथर। फिर 2 प्रीफिक्स को अरेंज किया 3 तरीके से, ऑर्थो, मेटा, पैरा। फिर से 2 प्रीफिक्स को अरेंज किया, ऑर्थो, मेटा, पैरा। फिर से 2 प्रीफिक्स को अरेंज किया, मिथॉक्सी और मिथाइल।
और फिर हमने 3 प्रीफिक्स को 2 मिथाइल 1 OH को अरेंज किया 6 तरीके से, तो टोटल 19 एल्कोहल बनेंगे और ईथर बनेंगे जो कि एरोमेटिक होंगे। मान लो ये फॉर्मूला दिया है, आपसे कहा जाए इसके आइसोमर्स बनाओ, तो हमने देखा कि बेंजीन में 2 क्लोरीन 1 ड्यूटीरियम को अरेंज करना है 6 तरीके से, 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 6 तरीके से, 2 क्लोरीन 1 ड्यूटीरियम 6 तरीके से, ड्यूटीरियम ट्राइटियम क्लोरीन 10 तरीके से, कोई भी 3 डिफरेंट ग्रुप 10 तरीके से, 2 ड्यूटीरियम 1 क्लोरीन 6 तरीके से, 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 6 तरीके से, क्लोरीन ब्रोमीन ड्यूटीरियम 10 तरीके से, 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 3 तरीके से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 10 तरीके से, 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 6 तरीके से। कोई भी ग्रुप को अरेंज करना है तो जब हमने स्टार्टिंग में बताया था उस तरीके से अरेंज कर देंगे और एरोमेटिक आइसोमर्स हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टॉटोमर्स के लिए। तो टॉटोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम लेकिन 2 कंपाउंड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हेन 2 कंपाउंड्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एन एटम, यूजुअली हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ए मॉलिक्यूल, उनको हम क्या कहेंगे? टॉटोमर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सकती है। मतलब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं या एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और वो टॉटोमेरेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टॉटोमर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं उसकी मैकेनिज्म, बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरेज की मैकेनिज्म है। बेस जो है OH माइनस, ये अल्फा पोजीशन से H निकालेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इस कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से होकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट से प्रोटॉन अगर ऑक्सीजन को मिल गया तो ये मिल जाएगा आपका टॉटोमर और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इन दोनों को हम टॉटोमर्स कहेंगे। ये मैकेनिज्म है किस तरीके से टॉटोमराइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे अल्फा से H हटा और ऑक्सीजन पे चला गया, अल्फा से H हटा ऑक्सीजन पे चला गया, ये आपके टॉटोमर्स हैं। अब टॉटोमेरेज कौन शो करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शो टॉटोमेरेज। पूछा जाए ये टॉटोमेरेज शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है करेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब अल्फा, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो टॉटोमेरेज शो करेंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं करेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है करेगा, ऑल्दो इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये ब्रिज कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, हालांकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद, एक अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद ये टॉटोमेरेज नहीं शो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एंगल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा और ब्रिज खुल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होने पे टॉटोमेरेज शो होगा, ये ऐसे भी केस हो सकते हैं। अब यूजुअली तो कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, लेकिन इनॉल अगर स्टेबलाइज हो गया कई फैक्टर जैसे एरोमेटिसिटी से या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इनॉल फॉर्म भी ज़्यादा कंटेंट हो सकता है। तो इनॉल जितना स्टेबल होगा इनॉल का कंटेंट उतना ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी हम एरोमेटिसिटी से देख सकते हैं, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, बीच में आएंगे नॉन एरोमेटिक। इनॉलेट की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हम कंपेयर कर सकते हैं और एनाइन की, इनॉलेट एनाइन की स्टेबिलिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये 3 कंपाउंड दिए हैं, इसमें इनॉल कंटेंट हमें कंपेयर करना है, तो इसका जो इनॉल होगा वो एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इनॉल कंटेंट। इसका जो इनॉल होगा उसमें कॉन्जुगेशन है, हालांकि एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, इसका एरोमेटिक है, सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट इसका होगा, इसका इनॉल हो इसके बाद आ जाएगा, इसका इनॉल कंटेंट जो है वो सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कोई कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसका जो टॉटोमर होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा तो मोस्ट स्टेबल इनॉल, इसका जो टॉटोमर होगा उसमें कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, और इसका जो टॉटोमर होगा उसमें कोई डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा, थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। यहाँ पे देखो इसका जो इनॉल होगा, इसका जो इनॉल होगा
वो एंटी एरोमेटिक है, इसका जो इनॉल होगा वो एरोमेटिक है, और इसका जो इनॉल है वो नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल। तो इसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा, ये आ गया, और सबसे कम इसका इनॉल कंटेंट होगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। काइनेटिक आइसोटोप एक्सचेंज मतलब अगर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनमें हम ड्यूटीरियम D2O ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जो टॉटोमेरिज में पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी के सभी ड्यूटीरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब सॉल्वेंट वाटर की जगह D2O है तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसको सॉल्वेंट से ड्यूटीरियम मिल सकता है। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटीरियम से। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम। जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तीन रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटीरियम से। यहाँ पे 2 ये 4 रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटीरियम से। यहाँ 2 ये 6 ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे ड्यूटीरियम एक्सचेंज करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन है जो कि कॉन्जुगेशन में है कार्बोनिल के साथ, रिप्लेस हो जाएंगे। इसमें ये 3 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटीरियम से। यहाँ पे एक तो 3 हाइड्रोजन ये, अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये रेजोनेंस करके इस कार्बन पे भी जाएगा। मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस होता है वो तो ड्यूटीरियम से एक्सचेंज होते ही हैं, साथ में वो कॉन्जुगेट बेस जहाँ जहाँ कार्बन पे रेजोनेंस करके जाएगा उन कार्बन के हाइड्रोजन भी रिप्लेस्ड हो जाएंगे ड्यूटीरियम से। जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वहाँ ड्यूटीरियम एक्सचेंज हो सकता है। तो 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है 2 टाइप की होती है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें से कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होगा, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं? तो ऐसे 2 कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ग्रुप्स का, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, बट 3 डायमेंशनल स्पेस में ग्रुप्स का या एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, और ये डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, जिनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है, कि क्या कंडीशन हमें देखनी चाहिए? तो पहली कंडीशन है जिसमें कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? द 2 ग्रुप्स एट ईच एंड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड्स मस्ट बी डिफरेंट। तो जो 2 टर्मिनल हैं उसके जो 2 ग्रुप्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, तो उस केस में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स में क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है। अगर इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हों और इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हों तो वो कंपाउंड GI शो करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इस कार्बन के 2 ग्रुप क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है, इस कार्बन के 2 ग्रुप क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन के 2 ग्रुप है मिथाइल एंड क्लोरीन, इस कार्बन के भी 2 ग्रुप क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों टर्मिनल कार्बन के 2 ग्रुप डिफरेंट हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। बस इस कार्बन के 2 ग्रुप मिथाइल और हाइड्रोजन तो डिफरेंट हैं, लेकिन इस कार्बन के जो 2 ग्रुप्स हैं यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जाने पे सेम सिमेट्री मिल रही है। सेम सिमेट्री का मतलब है ये दोनों ग्रुप को हम सेम मानेंगे, इसीलिए इस कार्बन के चूँकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, नहीं है, सेम है, इस वजह से ये GI शो नहीं कर पा रहा है। यहीं अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, देखो इस कार्बन के 2 ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन के भी देखो इस साइड से जाने पे मिथाइल मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा,
तो यहाँ पे हम मानेंगे डिफरेंट ग्रुप, तो ये हमारा GISO कर जाएगा। तो पहले हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो GISO होता है। इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये भी GISO कर सकता है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एमाइन। तो एमाइंस में भी क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। मान लो आपका एक कोई एल्डिहाइड है अनसिमेट्रिकल, कैसा एल्डिहाइड है, अनसिमेट्रिकल, ये R और AH सेम नहीं है, डिफरेंट है। अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा एमाइन। अब इस एमाइन में देखें, इस नाइट्रोजन के पास 2 ग्रुप हैं, एक लॉन पेयर एक हाइड्रोजन, डिफरेंट है। इस कार्बन के 2 ग्रुप एल्काइल एंड हाइड्रोजन, डिफरेंट है, तो ये GISO करेगा। अगर हमारे पास कीटोन है अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल कीटोन की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करेंगे तो जो एमाइन बनेगा वो GISO करेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के 2 ग्रुप लॉन पेयर एंड हाइड्रोजन और इस कार्बन के 2 ग्रुप R एंड R', तो ये भी GISO कर जाएगा। अगला केस देखेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में N डबल बॉन्ड N ग्रुप होता है तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होते हैं उनको हम कहते हैं एजो कंपाउंड्स। तो जितने भी एजो कंपाउंड्स हैं वो GISO करते हैं। जैसे N डबल बॉन्ड N, इस कंपाउंड का नाम है एजोबेंजीन, और ये ऊपर जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका नाम है डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्राइड। इसमें भी नाइट्रोजन के 2 ग्रुप लॉन पेयर हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के 2 ग्रुप हाइड्रोजन लॉन पेयर, डिफरेंट हैं, GISO करेगा। दोनों नाइट्रोजन के लॉन पेयर अपोजिट साइड होंगे तो उसको एंटी आइसोमर कहेंगे, और दोनों नाइट्रोजन के लॉन पेयर सेम साइड होंगे उसको सिन आइसोमर कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम एजोबेंजीन देखें, एजोबेंजीन में भी दोनों लॉन पेयर सेम साइड हैं तो सिन आइसोमर, और दोनों नाइट्रोजन के लॉन पेयर अपोजिट साइड हैं तो एंटी आइसोमर। मतलब सभी के सभी एजो कंपाउंड GISO करते हैं। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स में। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और साइकिल के या रिंग के किसी भी 2 कार्बन, मान लो इस कार्बन के और इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल और H है, और इस कार्बन के 2 ग्रुप मिथाइल और H है, डिफरेंट होंगे तो वो GISO करेगा। क्योंकि जिस प्रकार डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक उसी प्रकार रिंग के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो इस कार्बन के और इस कार्बन का जो मिथाइल है वो अगर सेम साइड है तो उसको हम सिस आइसोमर कहेंगे, और अगर दोनों कार्बन के मिथाइल मिथाइल या हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। वो रिंग 3 मेंबर की हो सकती है, 4 मेंबर की हो सकती है, 5 मेंबर की हो सकती है, इवन 6 मेंबर की भी हो सकती है। अगर 2 कार्बन, एक इस कार्बन के 2 ग्रुप हाइड्रोजन मिथाइल और एक इस कार्बन के 2 ग्रुप हाइड्रोजन मिथाइल अगर डिफरेंट है तो वो GISO करेगा। दोनों सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसको सिस, और दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो उसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे। तो हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम भी GISO करता है। फिर हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम मतलब एमाइन सिस्टम भी GISO करता है। फिर हमने देखा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम मतलब एजो ग्रुप भी GISO करता है। फिर हमने देखा साइक्लिक कंपाउंड भी GISO करते हैं। अगला हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन भी GISO करती हैं, लेकिन साइक्लोएल्कीन में कम से कम 8 कार्बन या 8 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। अगर बात करें हम साइक्लोहेक्सीन की तो ये GISO नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल सेम साइड हैं तो इसको हम सिस आइसोमर कहेंगे। इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये रिजिड होता है। लेकिन अगर इसमें 8 मेंबर रिंग कर दें तो जो रिंग होती है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाती है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो साइक्लोएल्कीन को GISO करने के लिए कंडीशन है कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। जैसे 10 कार्बन है तो इसका भी GI जो हो जाएगा, ये आपका सेम साइड हाइड्रोजन है तो सिस, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये इसका ट्रांसफॉर्म होगा।
तो ये सिस है, ये ट्रांस है। तो साइक्लो एल्कीन को जीआई शो करने के लिए कम से कम 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। 8 से कम है साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाते हैं। अगला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स में भी जीआई शो होती है। जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं कंटिन्यू क्यूमुलेटेड सिस्टम में, तो ये प्लेन और इनके प्लेन परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिससे इसकी डिस्टेंस अगर L1 है और इससे इसकी डिस्टेंस अगर L2 है, तो ये जो L1 होती है वो L2 के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम ए और बी को स्विच कर देते हैं तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए ये जीआई शो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड की जगह अगर 3 डबल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाएं, तो इन डी और ई का प्लेन और ए और बी का प्लेन सेम प्लेन में आ जाते हैं, जिससे इस ए की इससे डिस्टेंस L1 और इस ए की इस ई से डिस्टेंस L2, ये L1 और L2 जो है वो इक्वल नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से अगर हम ए और बी को स्विच कर दें तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने लगता है। मतलब कहने का ये है कि अगर क्यूमुलिन्स में इवन पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे 2, 4, 6, तो वो जीआई शो नहीं करता है। और अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, जैसे 3, 5, 7, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस और अपोजिट साइड तो ट्रांस। स्पायरो कंपाउंड्स, देखो जैसे एक डबल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में है और इसके 2 ग्रुप डिफरेंट हैं, इसके 2 ग्रुप डिफरेंट हैं, तो वो जीआई शो करता है। तो एक डबल बॉन्ड ये हो या एक रिंग हो 2 एटम के बीच में, तब भी वो जीआई शो करेगा। मतलब हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, एक डबल हो चाहे एक रिंग हो तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 डबल हैं, तो जैसा कि अभी देखा था, इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस कार्बन के दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट हैं, तो वो जीआई शो नहीं करता था। तो चाहे 2 डबल बॉन्ड्स हो या 2 रिंग हो, दोनों ही केस में वो जीआई शो नहीं कर पाएगा। फिर हमने देखा था 3 डबल बॉन्ड क्यूमुलिन्स में 3 डबल बॉन्ड के केस में वो चूँकि जीआई शो कर पा रहा था, और यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड की जगह अगर 3 रिंग होंगी तब भी वो जीआई शो कर पाएगा। मतलब डबल बॉन्ड को हम रिंग से रिलेट कर सकते हैं। एक डबल है तो जीआई शो करेगा, एक रिंग है तो जीआई शो करेगा। 2 डबल है तो जीआई शो नहीं करेगा, 2 रिंग है तो जीआई शो नहीं करेगा। 3 डबल है तो जीआई शो करेगा, 3 रिंग है तो जीआई शो करेगा। 4 डबल होंगे तो जीआई शो नहीं करेगा, 4 रिंग होंगी तो जीआई शो नहीं करेगा, 5 डबल होंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो जीआई शो नहीं करेगा, या इवन नंबर ऑफ रिंग होंगी तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो जीआई शो करेगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ स्पाइरिन रिंग होंगी तो जीआई शो करेगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और उस कंपाउंड में n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो जीआई शो कर रही हैं, मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कंपाउंड में जो कि जीआई को शो कर पा रहा है, तो उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर n होंगे, अगर वो कंपाउंड कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कि जीआई शो कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर n होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। यहाँ पे p की वैल्यू जो होगी वो n/2 होगी अगर n इवन होगा तो, और अगर n ऑड होगा तो p की वैल्यू n+1/2 होगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 है, एक यूनिट है जो जीआई शो कर रहा है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 2। यहाँ पे कितनी यूनिट है, यहाँ पे भी एक ही यूनिट है,
क्योंकि ये तो जी आइसो नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हो गए हैं, इसलिए इसकी भी 2 की पावर 1 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। यहाँ पे 2 यूनिट हैं, एक ये यूनिट जी आइसो कर रहा है, एक ये यूनिट जी आइसो कर रहा है, तो n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 तो 4 जी आई होंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2 तो है, ये भी डबल बॉन्ड जी आई शो कर रहा है, ये भी डबल बॉन्ड जी आई शो कर रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल वाले केस में आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे 3। यहाँ पे देखो कितनी यूनिट्स हैं, एक डबल बॉन्ड ये जी आई शो कर रहा है, एक डबल बॉन्ड ये जी आई शो कर रहा है, लेकिन अनसिमेट्रिकल वाला केस है तो 2 की पावर 2, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 2, 2 की पावर 2 तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अगला देखते हैं कितनी यूनिट्स हैं, ये पूरी एक यूनिट है। 3 डबल बॉन्ड का जो क्यूमुलिन सिस्टम होता है वो एक यूनिट होता है जी आई शो करने के लिए, दूसरा यूनिट ये डबल बॉन्ड जी आई शो कर रहा है, और तीसरा यूनिट है ये जो कि जी आई शो कर रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, 3 यूनिट है, तो नंबर ऑफ जी आई हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। साइक्लिक सिस्टम में भी जी आई शो होता है, जैसे यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हैं, तो 3 मिथाइल को आप जितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो, जैसे 3 मिथाइल को हम तीनों मिथाइल को सेम साइड अरेंज कर सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, और 3 मिथाइल को हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, 2 मिथाइल को सेम साइड और एक को अपोजिट साइड। अब 2 मिथाइल को ऊपर रखो, एक को मिथाइल को नीचे रखो, या 2 मिथाइल को नीचे रखो, एक मिथाइल को ऊपर रखो, बात एक ही हो जाएगी, रिपीट कर जाएगा। तो इनको हम ग्रुप्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 डायमेंशन में, स्ट्रक्चर्स को चेंज किए बिना 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 मिथाइल लगे हैं, दोनों मिथाइल सेम साइड तो सिस और अपोजिट साइड तो ट्रांस, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इस कार्बन और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में मिथाइल और इथाइल सेम साइड हो सकते हैं तो सिस और अपोजिट साइड ट्रांस, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखना है तो 4 मिथाइल लगे हुए हैं, 4 मिथाइल को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बना के चेक कर लेते हैं। चारों मिथाइल को हम एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं, ऊपर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब 3 मिथाइल को सेम साइड और एक मिथाइल को नीचे रख सकते हैं। अब किसी भी मिथाइल को नीचे रखो, बात एक ही है। अब 2 मिथाइल को सेम साइड ऊपर और 2 मिथाइल को अपोजिट साइड रखेंगे तो तीसरा आइसोमर हो जाएगा, तीसरा अरेंजमेंट। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 2 मिथाइल हमने ऊपर किए हैं और 2 मिथाइल जो नीचे किए हैं वो अल्टरनेट हो सकते हैं, अल्टरनेट 2 मिथाइल ऊपर और अल्टरनेट 2 मिथाइल नीचे। इस तरीके से 4 अरेंजमेंट हो जाएंगे ग्रुप्स के 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो इस वजह से इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसके भी बना सकते हैं, मतलब ग्रुप्स को आप 3 डायमेंशन में अरेंज करके चेक कर लो, जितने डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ये तो क्यूमुलिन सिस्टम हो गया, 3 डबल बॉन्ड वाला केस। हमने कहा था 2 डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, रिंग को हम एज्यूम करके चलें कि वो डबल बॉन्ड होगा, तो 3 डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, और 3 डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में जी आई शो होता है, तो इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये जी आई शो कर जाएगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। सेम ये भी सिस्टम है, क्यूमुलेट सिस्टम। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड वाला केस है, क्योंकि 2 डबल हैं, एक रिंग है, तो रिंग को भी हम डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करें समझने के लिए हम मान लें कि ये डबल बॉन्ड होता है तो 3 डबल बॉन्ड वाला केस होता है, मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला केस, तो जी आई शो करता है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ये भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, ये भी जी आई शो कर रहा है। ऊपर वाले के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ कार्बन की रिंग होती है तो दोनों मिथाइल को ऊपर से रखो या नीचे से रखो एक ही बात होती है, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन की रिंग होती है तो दोनों मिथाइल को ऊपर से रखो और नीचे से रखें, दोनों अलग अलग केस बन जाते हैं। तो इस केस में सिस जो है वो एक की जगह 2 बन जाते हैं और एक ट्रांस बनता है, इस वजह से 2 की जगह पे अब इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन पे लगाया साइक्लोप्रोपाइल, इस कार्बन पे लगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल को सेम साइड और साइक्लोप्रोपाइल को अपोजिट साइड, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलो अगला आइसोमर्स पे आ जाते हैं हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम हो, लेकिन लाइट के प्रति उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, और उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? जिनका ऑप्टिकल मतलब लाइट के प्रति बिहेवियर डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। अब एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी कंपाउंड को हम कैसे कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है? हालांकि अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। जैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि हमने ऑर्डिनरी लाइट को जब पास किया पोलराइजर से या निकोल फिल्म से, तो ये ऑर्डिनरी लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, जिसमें पार्टिकल केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करते हैं। अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दें किसी सब्सटेंस के सैंपल से, सॉल्यूशन से, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कर दें, अगर ये सॉल्यूशन इस लाइट के प्लेन को रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाता है, तो हम उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। एक्सपेरिमेंटली हम पता कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर वो सब्सटेंस क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो कहते हैं या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसको हम लीवो कंपाउंड या लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहेंगे, उसको स्मॉल एल या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? जो पीपीएल को रोटेट करते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होते हैं? जो पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव में भी दो टाइप के एक्टिव होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और एक लीवो रोटेटरी जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब हमें कैसे मालूम चलेगा स्ट्रक्चर देख के कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं बार बार। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कंपाउंड में? कंपाउंड में एसिमेट्रिकल होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिकल। अगर कोई कंपाउंड एसिमेट्रिकल है तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट? पहला होता है टाइप्स ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब किसी कंपाउंड को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम कह सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ऐसा इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट एनी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और जो दो इक्वल हाफ हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर हम इस प्लेन के अबाउट कट कर दें इस मॉलिक्यूल को, तो ये और ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे, तो हम इस प्लेन को कहेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन में अगर हम कट कर दें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके समझ सकते हैं, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर को अगर हम ये प्लेन पास कर दें तो ये प्लेन इस स्क्वायर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, इस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। वैसे ये देखो, ये प्लेन अगर हम पास कर दें तो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। दूसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तब हम कहेंगे वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए न तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक सिमेट्री अगर प्रेजेंट है
तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और दोनों में से कोई भी सिमिट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तब हम कहेंगे वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इस सेंटर की बात करें, ऐसा सेंटर जिससे हम इक्वल डिस्टेंस चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, सेम सिमेट्री मिलनी चाहिए। देखो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ गए मिथाइल, ऊपर गए मिथाइल, यहाँ गए H, यहाँ गए H, मतलब ऐसा पॉइंट इनसाइड द मॉलिक्यूल विच ऑन ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसा पॉइंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कोई ऐसा पॉइंट जिससे अगर हम ट्रेवल करें इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में सेम सिमेट्री मिलनी चाहिए, तब हम उस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हालांकि ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कोई खास लेना देना नहीं है, फिर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऐसी एक्सिस, किसी भी मॉलिक्यूल से से पास होने वाली ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो सेम सिमेट्री क्या हो? रिपीट हो। अगर वो, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें तो जैसे ही 180 रोटेट करोगे सेम सिमेट्री मिल जाएगी। चूंकि ये 180 डिग्री रोटेशन पे सेम सिमेट्री मिल रही है, इसलिए ये मॉलिक्यूल 2 बार रिपीट करेगा 360 रोटेशन पे। इसलिए इस एक्सिस को, जिसके अबाउट 180 रोटेशन से सिमेट्री मिलती है, मॉलिक्यूल सेम मिलता है, उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे, जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और होती है जिसका बहुत ही कम यूज़ होता है ऑप्टिकल में, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है तब हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या होती है? एन इमेजिनरी प्लेन, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन पास कर दें, अराउंड विच रोटेट बाय एंगल x, मतलब किसी x एंगल से अगर हम रोटेट कर दें इस प्लेन के अबाउट, तो इसी कंपाउंड की मिरर इमेज बन जानी चाहिए। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के अबाउट अगर हम 180 रोटेशन कर दें तो 180 रोटेशन से ये मिलेगा, और ये जो बनेगा ये दूसरा एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज होंगे। मतलब ऐसा प्लेन जिसके अबाउट अगर हम किसी एंगल से रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद जो ज्योमेट्री बने वो ज्योमेट्री इसकी क्या होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तब हम कहेंगे उस सिमेट्री को हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तब हम कह सकते हैं कि वो इनएक्टिव होगा, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है तब हम कहेंगे वो एक्टिव होगा। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तब तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता ही करता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं है तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ केस देख रहे हैं, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग नो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। यहाँ पे कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें POS नहीं है और COS नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल में POS, COS एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो, या तो एलीन सिस्टम हो 2 डबल बॉन्ड, हालांकि ये GI शो नहीं करता था लेकिन ये ऑप्टिकल शो करता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि इन दोनों का प्लेन और इन दोनों ग्रुप्स का प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है और नॉन प्लेनर की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो जैसा हमने कहा था कि 2 डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो या एक रिंग 1 डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो या फिर दोनों रिंग हो, उनको हम सेम ही केस मानते हैं। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ये 2 रिंग होती तब भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये सेम सिस्टम है, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बस कार्बन की जगह नाइट्रोजन है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब इसके अलावा बाईफिनाइल सिस्टम, अगर मान लो 2 फिनाइल रिंग हैं तो इनके बीच में रिपल्सन की वजह से
इनके बीच में रोटेशन फ्री हो जाता है। फ्री रोटेशन की वजह से ये रिंग जो हैं वो इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाती हैं, और ये दोनों फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर होने की वजह से, और इसमें PUS नहीं होती है, CUS नहीं होती है, जिस वजह से ये सिस्टम भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो कायरल सेंटर के अलावा ये कुछ केसेस और भी हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जबकि इनके पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। मतलब कायरल सेंटर का होना कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी को वो रिप्रेजेंट करता हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, और कायरल सेंटर नहीं है तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर कोई कंपाउंड की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो हम कहेंगे वो एनेंशियोमर्स होंगे। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो हमेशा उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक वो और इसकी मिरर इमेज, और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उनको हम कहेंगे एनेंशियोमर्स। और अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, और अगर ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। अब कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है ये हम थियोरेटिकली नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली हमें बताना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो वो वाला लीवो होगा, और अगर ये लीवो होगा तो वो वाला डेक्स्ट्रो होगा। अच्छा, एनेंशियोमर्स में क्या होता है? एनेंशियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, फिर डिफरेंस क्या होता है? इवन जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन होता है ऑप्टिकल एंगल वो भी बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। मतलब एनेंशियोमर्स प्लेन पोलराइज लाइट को सेम एंगल से रोटेट करते हैं, बट उनकी डायरेक्शन होती है अपोजिट। दूसरा क्या डिफरेंस होता है? अगर हम दो कंपाउंड आपस में एनेंशियोमर्स हैं तो उनकी अगर हम रिएक्शन कराएं किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो उनकी रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। मतलब एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ डिफरेंट रेट से रिएक्ट करते हैं। ये तो हो गया डिफरेंस और सिमिलरिटी एनेंशियोमर्स की। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज ही नहीं होते हैं लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिरर इमेज नहीं होते हैं बट स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कह सकते हैं वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं होते, जैसे कि 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों मिरर इमेज नहीं है बट ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जैसे इनके डाइपोल मोमेंट डिफरेंट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक रोटेशन भी डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसमें 2 कायरल कार्बन थे, इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ये चारों बने हुए हैं और ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, एनेंशियोमर्स होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंशियोमर्स बिकॉज मिरर इमेज। थर्ड और फोर्थ आपस में मिरर इमेज है, एनेंशियोमर्स है। तो फर्स्ट और सेकंड पेयर एनेंशियोमर्स का है, थर्ड और फोर्थ पेयर एनेंशियोमर्स का है। बाकी अगर कोई पेयर आप लोगे तो वो डायस्टीरियोमर्स का होगा, चाहे वो 1 और 3 हो, चाहे वो 2 और 4 हो, चाहे वो 2 और 3 हो, चाहे वो 1 और 4 हो, ये सारे डायस्टीरियोमर्स होंगे। और बाकी 1 और 2 और 3 और 4 आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखें टार्टरिक एसिड में, टार्टरिक एसिड में भी 2 कायरल कार्बन होते हैं लेकिन इसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है और उसकी वजह से इसके 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। एक ये दोनों जिसमें OH अपोजिट साइड है और इसकी मिरर इमेज, ये तो आपस में एनेंशियोमर्स होते हैं। और एक होता है जिसमें OH सेम साइड होते हैं, इसको हम एराइथ्रो एनेंशियोमर कहते हैं या एराइथ्रो आइसोमर कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रियो आइसोमर। तो थ्रियो आइसोमर कब कहेंगे? जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो।
और राइथ्रियो आइसोमर कब कहेंगे, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो। और इस कंपाउंड में चूंकि पीओएस होती है, और जब किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसकी जो मिरर इमेज होती है वो आइडेंटिकल होती है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस है तो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज होती है और वो दोनों आपस में होमोमर्स होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। यही रीजन है कि इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाती है, जिसकी वजह से सिमेट्रिकल के केस में अगर 2 कायरल सेंटर है और सिमेट्री है तो उसके 3 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीयूएस की वजह से आधा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो अदर हाफ होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। मतलब अगर हम पीपीएल पास करेंगे मीजो कंपाउंड से तो आधा मॉलिक्यूल कोशिश करेगा उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की, और अदर हाफ जो है उसका रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज सेम अमाउंट से। इसलिए मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाते हैं, जबकि कायरल सेंटर है। मीजो आइसोमर क्या होता है, ऐसे एकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एकायरल कंपाउंड मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच हैज कायरल सेंटर, मतलब ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मीजो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कायरल सेंटर तो है लेकिन मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, मॉलिक्यूल एकायरल है। अब जैसे मान लो हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है तो वही सेम फॉर्मूले होते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में अगर n नंबर ऑफ n एसिमेट्रिकल कार्बन है या n नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं, पहला केस है। अगर किसी मॉलिक्यूल कोई कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, और उस मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं तो उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर n। मीजो नहीं होगा उसमें, 0, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे वो a प्लस m। ए मतलब एक्टिव, m मतलब मीजो। ए एक्टिव 2 की पावर n, मीजो m मतलब 0, ए प्लस m टोटल आइसोमर ऑप्टिकल 2 की पावर n। मतलब जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 2 की पावर n। ये तो तब है जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है और n नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं। सेकेंड केस है, अगर किसी मॉलिक्यूल में n कायरल सेंटर तो हैं लेकिन उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री। मतलब व्हेन ए मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैज इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, भी कैसे हैं, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तब उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होते हैं 2 की पावर n-1, जिसमें से मीजो होते हैं 2 की पावर n/2-1। टोटल आइसोमर 2 की पावर n-1 एक्टिव प्लस 2 की पावर n/2-1 मीजो। टोटल ए प्लस ए मतलब एक्टिव, m मतलब मीजो। एक्टिव कितने, 2 की पावर n-1, मीजो कितने, 2 की पावर n/2-1, टोटल कितने, a प्लस m, एक्टिव प्लस मीजो। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन तो हैं लेकिन सिमेट्री भी है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं या एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर a हो जाएगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, और मीजो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n-1/2, और टोटल आइसोमर्स इस केस में हो जाएंगे एक्टिव प्लस मीजो a प्लस m, जो कि हो जाएंगे 2 की पावर n-1। तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक कायरल सेंटर है और एक स्टीरियो सेंटर जिमेट्रिकल सेंटर है। तो इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे वो 2 की पावर, सिमेट्री नहीं है 2, 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इसमें देखो एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, एक स्टीरियो सेंटर है, मतलब जिमेट्रिकल सेंटर जो जिमेट्रिकल शो कर रहा है, सिमेट्री नहीं है 2 की पावर 3, इसके 8 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 कायरल सेंटर हैं लेकिन सिमेट्री है, तो सिमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके 36, जब फॉर्मूला लगाओगे तो इसके 36 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। इसमें देखो कायरल सेंटर कितने हैं, इसमें कायरल सेंटर 1 2 3 4 है, लेकिन सिमेट्री है, तो सिमेट्री होने की वजह से सिमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। बीच वाला देखो, इसमें 2 कायरल सेंटर है, सिमेट्री है। अगर ये बीच वाला डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसके 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते सिमेट्री वाला, तो अब सिस के केस में 3 बनेंगे, और जब ट्रांस रखेंगे बीच वाला डबल बॉन्ड तब 3 होंगे, तो टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे।
इसमें बीच वाला कायरल कार्बन जो है वो स्यूडो कायरल है, किसी कंडीशन में वो कायरल हो सकता है। तो ये वाला सिस, ये वाला सिस, तब सेंटर वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। ये ट्रांस, तब सेंटर वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। जब ये सिस ये ट्रांस होगा सेंटर वाला कायरल हो जाएगा, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, एक R और एक S। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4। इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।